अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं ITIF की एक्सपो में हम मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ एक गवर्नमेंट के इदारा इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के CEO से हमारी मुलाकात हुई है और इन्हें हमें मौका दिया है बात करने का। तो ये CEO जो हैं, इनका नाम है इंजीनियर KB अली, खुदा बख्श अली, और हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पर आए हैं, क्या कहते हैं ये इस तरह के एग्ज़िबिशन के हवाले से। सर बताइएगा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा लगा जो मैंने इस वक्त इंडस्ट्री जो यहाँ पे जिनने इंस्टॉल अपने लगाए हैं, जिसमें चाइनीज़ भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, बेलारूस से भी आए हुए हैं और उसके अलावा कुछ और कंट्री से भी आए हुए हैं। एक तो उन्होंने यहाँ पे मशीन टूल के सिलसिले में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ की मशीन्स हैं वो उन्होंने डिस्प्ले की हैं, जो मेरा ख्याल है कि हमारे लोकल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा के इफ़ेक्टिव रोल प्ले कर सकती हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे स्टोरेज बैटरी से रिलेटेड इंडस्ट्री है या हमारी EV से रिलेटेड इंडस्ट्री है, उन्होंने भी अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। EV बाइक्स भी हैं और उसके अलावा लोडर्स और कुछ और प्रोडक्ट्स वो भी उन्होंने डिस्प्ले की हुई है। तो इससे गुड चॉइस फॉर पीपल आल्सो कि वो यहाँ पे आएँ, देखें और किस तरीके से हमारी लोकल इंडस्ट्री डेवलप कर रही है, वो आके यहाँ पे विटनेस कर सकते हैं इन पर्सन। अच्छा इंजीनियर खुदा बख्श साहब, बाकी इंडस्ट्रीज़ में तो वक्त चलता रहता है, आजकल बहुत ज़्यादा EV की तरफ लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। EV द इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गई, इलेक्ट्रिक कार हो गई, इसकी तरफ आए हुए। तो पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं, इसका क्या फ्यूचर है? देखिए, क्लाइमेट ग्लोबली चेंज आ रहा है उसमें, और आप उसके असरात फ्लड के फार्म में भी देख रहे हैं पाकिस्तान में, और स्पेशली हमारे जो पंजाब में मोस्ट ऑफ दी लाहौर और से ऑनवर्ड सिटीज़ है, वहाँ पे फोक की प्रॉब्लम भी है। तो ग्लोबली तो अपनी जगह पे इशू है क्लाइमेट चेंज का, लेकिन पाकिस्तान में उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। हमारी चूँकि एक इंटरनेशनल एजेंसी है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, उनके साथ भी गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग है और हमने एक प्रोटोकॉल भी साइन किया हुआ है। तो उसके तहत हमने 2030 तक GHG की जो गैसेस की जो मिटिगेशन वो हमने इंश्योर करनी है, और उसमें जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसका भी बहुत बड़ा एक रोल है। अब ट्रांसपोर्ट के लिए जो हमने कमिटमेंट की है विद द इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज एजेंसीज़, वो ये है कि 30% हमने जितनी भी उस वक्त व्हीकल्स बनेंगी वो EV पे होनी चाहिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी भी ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर दी है। उस पॉलिसी को प्राइम मिनिस्टर साहब इन कमिंग फ्यू डेज़ वो भी उसको अनाउंस करेंगे, और उस पॉलिसी के तहत डेफिनेटली डिमांड साइड पे उसको पेनिट्रेट करने के लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडी स्कीम भी बिल्डअप की हुई है, जिसको PM साहब रोल आउट करेंगे इन कमिंग डेज़। तो उसके तहत ये कोशिश है कि मैक्सिमम व्हीकल्स की पेनिट्रेशन जो लोकली डेवलप होंगी उनको पब्लिक तक पहुंचाया जाए। उसमें जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है वो मोटरसाइकिल के केस में कोई 20% इक्विटी दे रही है, और इस वक्त एवरेज बाइक की जो प्राइस है, स्कूटी हो या वो मोटरसाइकिल हो EV बेस्ड, उसकी अराउंड बाई 250,000 है। तो उसमें गवर्नमेंट भी शेयर देगी, और उसके अलावा जो गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम डेवलप किया हुआ है कि वो बैंक्स के थ्रू डिसेमिनेट होंगी, और उसमें कंज्यूमर के लिए आप ये अंदाज़ा लगा लें कि अगर कोई 8-8.5 हज़ार में उसको पर मंथ के हिसाब से इंस्टॉलमेंट पे करके बाइक मिल रही है, तो ये मैं समझता हूँ कि उसके लिए बहुत बड़ी एक खुश आइंदा बात है। जो नॉर्मली हमारी गैसोलीन बेस्ड बाइक है, उसकी फ्यूल की कंजम्पशन भी तकरीबन कोई 15,000 के करीब पर मंथ हो जाती है, और ये उसको 8.5 लाख में 8,500 किस्त के पर मंथ के बेसिस पे उसको बाइक 2 साल के अंदर अंदर मिल जाएगी। और उसके अलावा ऑटो रिक्शा है, लोडर है, उस पर भी गवर्नमेंट ने सब्सिडी स्कीम रखी है। उस पर स्कीम के अमाउंट, चूँकि ऑटो रिक्शा की प्राइस जो है वो ज़्यादा है, लोडर की प्राइस भी ज़्यादा है, तो उस पर जो सब्सिडी के अमाउंट है वो भी ज़्यादा है। तो उसके तहत गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि डिमांड साइड पे मैक्सिमम पब्लिक को फ़ायदा पहुंचाया जाए और EV की पेनिट्रेशन को इंश्योर किया जाए। जो 2030 तक हमने एज़ पर इंटरनेशनल कमिटमेंट हमने EV को टारगेट करना है।
अच्छा खुदाबख्श साहब, एक जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी बिल का इशू है, ठीक है, और ये ज़ाहिर सी बात है चार्ज होगी, और कितने यूनिट ज़ाहिर सी बात है जितनी हेवी होगी उतने ज़्यादा उसके यूनिट भी होंगे। तो सर इसके हवाले से आप क्या कहते हैं कि किस तरह बेनिफिट मिलेगा कस्टमर को? देखें, इसमें गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी के तहत कुछ 3000 के करीब चार्जिंग स्टेशंस भी डेवलप करनी है, जिसमें मोटरवे पेशावर से लेके कराची तक और प्लस जो हमारे जीटी रोड्स हैं उन पे भी होंगी, और उसमें भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि उसको भी सब्सिडाइज़ किया जाए, ताकि उसकी डेफिनेटली जब तक नेटवर्क स्प्रेड नहीं होगा तब तक ईवीज़ की पेनिट्रेशन शायद नहीं हो पाएगी। 2-3 व्हीलर के केस में कोई इतना इशू नहीं है, 2 व्हीलर तो घर में भी आप चार्ज कर सकते हैं, और आजकल फास्ट चार्जर आ रहे हैं जो मेरा ख्याल है कि आधे घंटे में भी बाइक को चार्ज कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो जो फ्यूल की कास्ट है उस हिसाब से जो इलेक्ट्रिसिटी की कास्ट है वो मेरा ख्याल है कि 1/4 से भी कम आ रही है उसकी। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है एक यूज़र के लिए भी। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो भी फ्यूल्स पे इस वक्त आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, तो उसके हवाले से आप इलेक्ट्रिकल लेकर आ रहे हैं, तो उसमें और इसमें ज़ाहिर सी बात है कि क्लैश भी होने के चांसेस हैं। तो किस तरह से वो आप उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, फिर आपके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केटिंग स्ट्रेटजी, तो इसको किस तरह से लेके चलेंगे? देखिए, उस पर तो कोई भी गवर्नमेंट ने ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई। डेफिनेटली जो एक गैसेस की एमिशन को कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट ने एक प्लान दिया हुआ है, जो ऑलरेडी हमने कमिट किया है, उसको हमने अचीव करना है। उसका ये मकसद नहीं है कि हम जो हमारी बाकी जो इंडस्ट्री है उसको किसी तरीके से सफ़र किया जाए। तो जो 2030 तक, ये ज़रूरी नहीं है कि जो बाइक्स उस वक्त या जो व्हीकल्स उस वक्त बनेंगी उसमें गैसोलीन को शार्ट करके इसको बनाया जाए। इसका अपना एक शेयर होगा। जिस तरीके से मार्केट ग्रो कर रही है, मे बी कि उस वक्त ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ जाए, जिस वॉल्यूम में 30% शेयर होगा ईवीज़ का, तो उस इंडस्ट्री पे इसका एज सच कोई इम्पेक्ट नहीं होगा। लेकिन एक आम कंज्यूमर के लिए जो फ्यूल का ख़र्चा इतना उसको बर्दाश्त करना पड़ता है, वो ख़ुद भी कोशिश करेगा कि वो ईवी को यूज़ करे, ताकि उसकी बचत भी हो और उसके लिए लॉन्ग टर्म में जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं वो भी कम हो। क्योंकि फ्यूल के अलावा इंजन बेस्ड जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसमें आपने उसकी सर्विस मेंटेनेंस वो भी इंश्योर करनी है, तो उस पर भी डेफिनेटली उसका इम्पेक्ट पड़ सकता है। अच्छा सर, एक सवाल और जानना चाहूँगा कि और शहरों की भी अगर बात करते हैं, स्पेशली अगर कराची की हम बात करते हैं, तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना ज़्यादा कोई ख़ास अच्छा नहीं है, जो कि एक आम बात है। तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो कामयाब रहेगी, और किस तरह से इसके लिए आप लोग क्या वर्क कर रहे हैं या क्या इसके लिए प्लानिंग की है? देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल में बाकी तो ऑलमोस्ट वही स्ट्रक्चर है जो हमारी आम बाइक है। लोग जो मोटरसाइकिल है हमारा, उसमें भी मोटर और बैटरी और बाकी इलेक्ट्रिकल पार्ट लगा के उसको ईवीज़ में ला रहे हैं। वो ऑलरेडी मार्केट में ऑपरेट कर रही है और एज सच उसका कोई ऐसा इशू नहीं है। बाकी जो हमारी स्कूटी है उसके इस वक्त तो ज़्यादातर पार्ट्स इंपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो बना रहे हैं यहाँ पे लोकली, उन्होंने जो मार्केट में उसकी ऑपरेशनलिटी देखी है, तो जो फीडबैक उनकी तरफ से है, तो एज सच कोई ऐसा इशू नहीं है कि जब हमारी स्कूटी मार्केट में आएगी, रोड्स पे आएगी, तो रोड्स की कंडीशंस की वजह से उस पर इम्पेक्ट पड़ेगा। लेकिन उसकी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की, उसको इंश्योर करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस कर दी है, और पॉलिसी के साथ एक लॉ गवर्नमेंट ने बना दिया है, जिसके तहत जो भी व्हीकल्स मैन्युफैक्चर होंगी या इंपोर्ट होंगी, उनकी क्वालिटी, उनकी सर्टिफिकेशन, उनकी आफ्टर सेल की रिक्वायरमेंट, वो सारे की सारी उस लॉ के तहत गवर्नमेंट ने इंश्योर करनी है, ताकि हमारे कंज्यूमर को कोई सेफ्टी लॉस ना हो। तो ये ऑलरेडी उस लॉ के तहत ये सारी चीज़ें कवर्ड हैं, और जो भी प्रोडक्ट्स इंशाल्लाह यहाँ पे बनेंगी उस लॉ के इम्प्लीमेंट होने के बाद, तो उसमें क्वालिटी का एलिमेंट और ज़्यादा इफेक्टिवली मॉनिटर किया जाएगा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन सर, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की और क्या जिम्मेदारियाँ हैं, और आप लोग इसमें क्या मज़ीद सहूलियात दे रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को? देखें, EDB एक छोटा सा इदारा है, लेकिन उसका स्कोप ऑफ वर्किंग बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल इंजीनियरिंग सेक्टर को देखा जाए तो हमारी जो ग्लोबल मार्केट है वो 50% से भी ज़्यादा है, जबकि हमारे यहाँ पे शायद इंजीनियरिंग इंडस्ट्री इतनी अभी तक इफ़ेक्टिवली पेनिट्रेट नहीं कर सकी।
तो ईडीबी इसमें बहुत अपनी तरफ से एफ़र्ट्स ले रहा है कि एक तो ये है कि जो पॉलिसी फार्मूलेशन हमारा मेन एक ऑब्जेक्टिव है, एक मैंडेट है, उसको हम ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना रहे हैं। इदारे की अपनी भी स्ट्रेंथनिंग जो एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक चैलेंज है, उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है जब तक इदारा स्ट्रेंथन नहीं होगा तो हम जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हैं शायद वो उतनी इफ़ेक्टिवली मार्केट में जगह नहीं ले पाएगी। तो ना खाली ऑटो सेक्टर है, लेकिन उसके अलावा सोलर है, एनर्जी इक्विपमेंट है, केमिकल है, पेट्रोकेमिकल है, हैवी इंजीनियरिंग है, स्टील है, होम अप्लायंसेस हैं। काफ़ी से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें ऑलरेडी इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए ईडीबी अपना काम कर रही है और इफ़ेक्टिवली इंशाल्लाह आने वाले टाइम में और ज़्यादा इफ़ेक्टिव रोल होगा इदारे का। सर एक्सपोर्ट की तरफ जो है वो क्या सिलसिला है कि आप देख रहे हैं कि ज़ाहिर पाकिस्तान की जो तरक्की है, किसी भी मुल्क की तरक्की, वो एक्सपोर्ट अगर हो तो बहुत अच्छी है, तो इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? देखिए, एक्सपोर्ट हमारे मुल्क की एक डायर नीड है जो किसी सूरत में भी हमें उसको अचीव करना है। वो टारगेट्स जो गवर्नमेंट की तरफ से फ़िक्स किए जाते हैं उसमें हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम एक्सपोर्ट के टारगेट्स अचीव किए जाएं और उसमें इंडस्ट्री को डेफिनेटली एक जो इश्यूज़ आते हैं उसके लोकल डेवलपमेंट में, उसमें भी हमारी कोशिश रहती है कि उस डेवलपमेंट के बेस को इस तरह इनकरेज किया जाए ताकि वो एक्सपोर्ट मार्केट में कॉम्पीट कर सके। एक्सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिफरेंट स्कीम्स के तहत इंसेंटिव्स दिए हुए हैं। कुछ अवेयरनेस की ज़रूरत है, कुछ लोगों को जिस तरह ये एग्ज़िबिशन है, इसी तरीके से जो बाहर एग्ज़िबिशंस होते हैं वहाँ पे भी इंडस्ट्री को ले जाने की ज़रूरत है ताकि वहाँ पे अपना क्लाइंटेज वो डेवलप कर सकें। और मैं नहीं समझता कि हमारी इंडस्ट्री में पोटेंशियल नहीं है। हम कम्पीट कर रहे हैं। काफ़ी हमारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो चाइना में भी जा रही है, यूएसए में जा रही हैं, और काफ़ी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट्स जगह ले रही हैं। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इस गवर्नमेंट की भी कोशिश है कि एक्सपोर्ट हमारी बिल्कुल एक प्रायोरिटी के तौर पे इसको ट्रीट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा बख्श साहब। थैंक यू।